मैं एसएस आपका दोस्त आपका भाई यूट्यूब चैनल स्टडी जोन विद एसएस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा था और आज हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी वीडियोस आगे भी आएंगे वो इसी तरीके से फैक्ट टू फैक्ट के रूप में होंगे, जिसमें पॉइंट टू पॉइंट करके आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे किसी भी चीज़ को, कि कैसे समझना है या फिर किसी भी चीज़ को अगर हमें लर्न करना है, उसे अपने दिमाग में कुछ टाइम तक रखना है, तो पॉइंट टू पॉइंट जब हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें आसानी से रिकाइव हो जाता है, आसानी से हमें याद हो जाता है। ठीक है, और साथ में मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करने का ही प्रयास करता रहता हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के आज के टॉपिक में हम वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। तो वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक होते हैं, जो फिर इसे स्थापित करते हैं, वो आर्य होते हैं। आर्यों ने स्थापित किया था, इसीलिए इसे आर्य सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वैदिक सभ्यता में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है उस सिंधु सभ्यता के बाद का जो जीवन होता है उसके बारे में प्राप्त होती है। इसका काल जो है वो 1500 से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है या फिर निर्धारित है। वैदिक सभ्यता को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर वन है ऋग वैदिक युग और नंबर टू है उत्तर वैदिक युग। नंबर वन जो ऋग वैदिक युग है उसका जो टाइम पीरियड है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, और उत्तर वैदिक युग का जो टाइम पीरियड है वो 1000 से 600 ईसा पूर्व तक है। ठीक है, अब वैदिक काल जो हमारा होता है इसको में मुख्यतः चार वेदों चार वेदों का वर्णन किया गया है, और ये चार वेद मुख्यतः ऋग्वेद से ही ऋग वैदिक युग से जुड़े होते हैं। यहाँ पे वैदिक काल दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे आप ऋग वैदिक काल कर लीजिएगा। ठीक है, एक मिनट दोस्तों, ये जो वैदिक काल आपको दिख रहा है यहाँ पे आप ऋग कर लीजिएगा। ठीक है, ऋग वैदिक काल। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में हमें चार वेदों की प्राप्ति होती है, जिसमें नंबर वन है ऋग्वेद, नंबर टू है सामवेद, नंबर थ्री है यजुर्वेद और नंबर फोर है अथर्ववेद। अब ऋग्वेद के बारे में जानकारी हमें प्राप्त करते हैं, देखते हैं क्या क्या इसके इसमें दिया गया है। ठीक है, तो ऋग्वेद में यहाँ पे लिखा है श्लोक, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे पूजा अर्चना जो ऋचाएं होती थी उनका स्पेशली वर्णन हुआ है। भाव भक्ति की प्रधानता होती थी। देवताओं की स्तुति करने वाले जो गीत होते हैं उनकी हमें वर्णन मिलता है, जो कि मैंने पहला पॉइंट बताया। इसके अलावा इसकी जो रचना थी वो सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। इसमें मुख्यतः 10 मंडल पाए जाते हैं, जिसमें से सातवां और नवां प्राचीनतम है और पहला और 10वां सबसे बाद में जोड़े गए। ठीक है, सबसे बाद में जोड़े गए। इसके बाद इसमें तीन पार्ट में मिलते हैं। तीन पार्ट मुख्यतः मिलते हैं, जिनमें साकल, बालकिल और वास्कल है। ठीक है, फिर इसके बाद हम देखते हैं सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद के बारे में। तो सामवेद के बारे में, साम का जो अर्थ होता है वो होता है गायन। ठीक है, और इसकी तीन शाखाएं थी। तीन शाखाएं कौन कौन सी थी देख लेते हैं। नंबर वन कौथुम, नंबर टू सड़ायनीय और नंबर थ्री जैमिनीय। यजुर्वेद के बारे में देखते हैं तो यजुर्वेद में हमें कर्मकांडीय वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, और इन कर्मकांडीय जो वेद होते हैं उनको जो संपन्न कराने वाला पुरोहित होता था उसे अथर्वयु कहते थे। ठीक है, अथर्ववेद में देखते हैं तो हमें यहाँ पे जादू टोना से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, जादू टोना में जो भी हम लोग आजकल देखते हैं जादू टोना, वो अथर्ववेद में से माना जाता है। और इसकी दो शाखाएं थी, एक थी सौनक और दूसरी थी पिल्लाद। चार वेदों को तो हमने देख लिया, अब इन चार वेदों के उपवेदों को भी देख लेते हैं। चार वेद हो गए, चार वेदों के उपवेद कौन कौन से। ऋग्वेद का जो उपवेद है वो आयुर्वेद है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है और अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसमें आगे हम यहाँ पे ये दिया गया है कि इन सबके ब्राह्मण ग्रंथ हुए थे, अरण्यक हुए थे, उपनिषद हुए थे। ठीक है, तो वो किसका कौन कौन सा है वो देख लेते हैं। तो ऋग्वेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो ऐतरेय है, कौशितकी है। अरण्यक जो है इसका उसका ऐतरेय कौशितकी दोनों सेम है, और इसका उपनिषद भी ऐतरेय और कौशितकी है। मतलब कि आपको अगर याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐतरेय और कौशितकी याद रखना, ये जो है तीनों में ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ऋग्वेद के तीनों पार्ट में दो भाग आते हैं, एक है ऐतरेय, दूसरा है कौशितकी। अब बात करते हैं सामवेद में। तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तांडव और जैमिनी। अरण्यक इसका क्या है, जैमिनी और छंदोग्राण्यक।
और उपनिषद इसका क्या है, जैमिनी और छंदोग्य दान्यक, ठीक है। इसी तरह यजुर्वेद का देखते हैं, तो यजुर्वेद में ब्राह्मण के दो ही रहते हैं, सतपथ, और सतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि सतपथ ब्राह्मण सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। और इसका दूसरा ब्राह्मण है वो है तैत्तिरीय, अदर्णक कोई नहीं है। और उपनिषद जो है इसका वृहद रण्यक है, कोठोपनिषद है, ईशोपनिषद है और श्वेतवैश्य है, ठीक है। अथर्ववेद की बात करते हैं। अथर्ववेद में हम गोपथ इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, और अरण्यक कोई है नहीं। और इसके 3 उपनिषद हैं, तो उपनिषदों के नाम देख लेते हैं। मूढ़ गोपनिषद, मांडूक्योपनिषद, प्रश्नोपनिषद, ठीक है। तो ये हो गए आपके ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक ग्रंथ और उपनिषद। अब आगे देखते हैं ऋग्वेद के मंडल जो थे 10, उनमें से 9 रचयिता, मतलब कि उनमें से जो पहले 9 मंडल थे उनमें के रचयिता कौन कौन थे, उनके नाम क्या है। पहले मंडल के रचयिता को कण्व कहते हैं, दूसरे मंडल के रचयिता कहते हैं गृहस्थ मत, तीसरे के विश्वामित्र, चौथे के वामदेव, पांचवे के अत्रि, छठे के भारद्वाज, सातवें के वशिष्ठ, आठवें के कण्व और अंगिरस, और नवा जो होता है वो सोम को समर्पित माना जाता है, वो सोम माना जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ अन्य तथ्य जो कि हमारे ऋग्वैदिक काल से संबंधित है। तो कुछ अन्य तथ्य कैसे, ऋग्वैदिक काल जो हमारा था वो कबीलों में आगे जुड़ा था। और ये कबीले क्या होते, जो कबीले थे वो 5 आदि जनों का कबीला होता था, जिसे पंचजन कहा जाता है, ठीक है। सभा समिति और विदत कबायली परिषद हुआ करती थी, और सभा समिति का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता था, ठीक है। यही एक तरीके से प्रशासन संभालती थी। समाज जो था हमारा ऋग्वैदिक वो पितृसत्तात्मक था, विधवा विवाह का प्रचलन था, लेकिन बाल विवाह का प्रचलन नहीं था, ठीक है। स्त्रियां जो थी सभा और समिति में भाग ले सकती थी, यज्ञ में आहुति दे सकती थी। व्यवसाय जो था आधार, व्यवसाय का जो आधार था वो विभाजन था, ठीक है। व्यवसाय विभाजित हुआ रहता था, मतलब कि यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था पढ़ते हैं उसकी नींव पड़ चुकी थी, ठीक है। और यहाँ पे कुछ विदुषियाँ हुई थी, मतलब कि जो विद्वान जो होते हैं लेडीज में विदुषियाँ बोलते हैं उन्हें, उनके कुछ नाम है लोपामुद्रा, घोषा, अपाला। ये क्या थी, ये 3 जो नाम बताए हमने अभी, ये विदुषियाँ हुआ करते थे, ठीक है। अब देखते हैं इसके आर्थिक जीवन को। तो आर्थिक जीवन में हम देख लेते हैं ऋग्वैदिक काल का जो अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था, जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो मुख्य आधार था वो पशुपालन था, ठीक है। सर्वोत्तम धन यहाँ पे गाय को माना गया है। और ऋग्वेद में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कि जहाँ पे दहेज के रूप में गाय को ही दिया जाता था, और गाय के लिए युद्ध हुआ करते थे, मतलब सर्वोत्तम धन था, और गाय को अघन्या कहा गया है, ठीक है। पुरोहित लोग जो थे दान में गाय और दासियाँ लेते थे, ठीक है। और तांबा जो था, या वर्ड यहाँ पे जो तांबे का प्रयोग काफी होने लगा था, तो तांबा को यहाँ पे आयस कहा जाता था, ठीक है। और कृषि हेतु, या हेतु लिखा है गलत है, कृषि हेतु होगा। कृषि हेतु जो शब्द प्रयोग होता था वो था उर्दर, धान्य, संपत्ति, ठीक है। उर्दर, धान्य और संपत्ति। इसी तरीके से हम धार्मिक जीवन देख लेते हैं। पूजा जो होती है प्रकृति शक्तियों की जाती थी, ये लोग प्रकृति को भी पूरी तरह समझ नहीं पाए थे, प्रकृति की पूजा करते थे। प्रमुख देवता यहाँ पे इंद्र थे, ठीक है। दूसरा स्थान, स्थान लिखा है यहाँ पे गलत है, दूसरा स्थान यहाँ पे अग्नि है। जल नदी का प्रतिनिधित्व जो थे वो वरुण करते थे, इन्हें ऋतस्य गोपा कहा गया है, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट के देख लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में कि ऋग्वैदिक काल में जो भी हमारे जो भी इंपॉर्टेंट होते हैं, कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इनका नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये भी पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर एक एक करके जानते हैं। राजा को जो सारथी होता था उसे सूत कहा जाता था। कर को जो संग्रह करता था, ठीक है, संग्रह करता, कर को कलेक्ट करने वाला, टैक्स को कलेक्ट करने वाला भग दूत कहलाता था, ठीक है। कोषा अध्यक्ष जो होता था वो संग्रहीता कहलाता था, ठीक है। विदूषक या पालागल कहलाता था। धार्मिक कार्यों को करने वाला पुरोहित कहलाता था। मुख्य रानी महिषी कहलाती थी। हल की बनी नालियाँ सीता कहलाती थी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ऋण लेने बलि देने की प्रथा कुशीत कहलाती थी। हल या लांगर को सिर कहा जाता था, ठीक है, हल को सिर या लांगर कहा जाता था। और उपजाऊ भूमि को उदर कहा जाता था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। जो फॉर्मेट मैंने बनाया है पॉइंट के रूप में, यह आपको पसंद आया होगा। और पॉइंट के साथ ही पॉइंट टू पॉइंट ही मैंने आपको फैक्ट देने का प्रयास किया है, जो कि एक शॉर्ट के रूप में हो। काफ़ी मुझे लगता है इजी हो जाता है इस तरीके से, हमें पॉइंट टू पॉइंट जब चीज़ें मिलती हैं।
पॉइंट को क्लियर मैंने कर दिया। जो कॉन्सेप्ट थे मेन मेन कॉन्सेप्ट के रूप में धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन या फिर सामाजिक जीवन होता है, ये कॉन्सेप्ट के रूप में आते हैं कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय के समाज को समझने में हमें काफ़ी हेल्प मिलती है। जैसे जैसे सिंपल से और बताना चाहे तो आर्थिक जीवन जब पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पे पशुपालन था। ठीक है, गाय बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करती थी। ठीक है, और धार्मिक जीवन पर जब देखते हैं तो पता चलता है कि अच्छा ये लोग अभी भगवान को बहुत ज़्यादा मतलब मूर्ति वूर्ति नहीं आई थी, लेकिन हाँ प्रकृति की पूजा करते थे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।